students, how are you all? I hope you all are very good. Today we are going to start the 12th chapter of class 8 science, and that is about how nature works in harmony. All right, let's start the chapter and learn about it. How do we experience and interpret our surroundings? So students, in grade 6 you must have learned that different habitats support different kinds of plants and animals, right? हैबिटेट क्या है? हैबिटेट एक सिंपली प्लेस है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक है? हैबिटेट कुड बी स्मॉल ऑल्सो, लार्ज ऑल्सो, एंड डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स देखने को मिलते हैं. अब प्लांट्स एंड एनिमल्स जो एक हैबिटेट में रहते हैं स्टूडेंट्स, वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं एंड अपनी सराउंडिंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करते हैं सो दे कुड सर्वाइव इजीली एंड हैप्पीली, राइट? चलो, so now let's talk about the different types of habitats. So students, when you compare the two habitats, जैसे कि अब हम यहाँ पे दो habitats को compare करने वाले हैं, pond and forest, तो दोनों के अंदर ही क्या similarity हम देखेंगे कि दोनों में ही living beings as well as non-living things could be found. However, किस टाइप के living organisms and non-living elements हैं दोनों ही different types of habitat में, वो differ करता है that between the type of habitat. As you could see कि pond के अंदर living beings क्या थे? Fishes and non-living things थी water. लेकिन forest पर living beings हैं plant, grass, trees and birds, whereas non-living elements क्या है यहाँ पे? Soil, water, if it is present. Right? अब जो living beings होते हैं student, उन्हें हम biotic components कहते हैं, whereas non-living elements को abiotic components कहा जाता है of a habitat. And you might wonder कि कैसे कुछ ऑर्गेनिज्म लैंड पे while others live in water. Students, हर एक ऑर्गेनिज्म की स्पेसिफिक कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है टू सर्वाइव, एंड डिफरेंट हैबिटेट्स डिफरेंट लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं इन्हीं नीड्स को मीट अप करने के लिए, राइट? फॉर एग्जांपल फिशेस को रिकॉर्ड किया गया एज अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द पॉन्ड, राइट? फिशेस आपके पॉन्ड में सर्वाइव कर सकते हैं बिकॉज पॉन्ड वाटर जो है फिशेस को फूड, ऑक्सीजन, शेल्टर एंड स्पेस प्रोवाइड करता है ग्रो करने के लिए, विच इज ऑल एसेंशियल फॉर इट्स सर्वाइवल. फिशेस को अपने बायोटिक नीड्स यानी कि फूड कहाँ से मिलते हैं? फ्रॉम द स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स. एंड एबायोटिक नीड्स सच एज ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द वाटर. फिर देयर आर सम अदर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो जो पॉन्ड में रहते हैं, जैसे कि फ्रॉग, फ्रेश वाटर टर्टल, स्नेक, ड्रैगन फ्लाई, मॉस्किटोज, स्नेल, डक्स, as well as plants are also there like algae, diatoms, duckweeds and lotus. तो ये सारे living beings interact करते हैं एक दूसरे के साथ and also with the non-living components of their habitat so that they could easily grow and thrive. Every habitat, students, हर एक habitat के अपने living organism and physical conditions होती हैं such as air, sunlight, water, temperature and soil. And same habitat के अंदर different organism इन resources का use कर सकते हैं different ways में. फॉर इंस्टेंट, एक फॉरेस्ट आपका वार्म रहता है ड्यूरिंग द डे टाइम एंड कूल हो जाता है एट द नाइट टाइम. स्नेक जो कि नाइट टाइम पे एक्टिव रहता है एंड एक रॉडेंट जो ड्यूरिंग द डे टाइम एक्टिव रहता है, दोनों ही सेम हैबिटेट को शेयर करते हैं लेकिन डिफरेंट कंडीशंस को एक्सपीरियंस करते हैं. दिस शोज कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पीसफुली सेम हैबिटेट में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं. नाउ हु ऑल लिव टुगेदर? अब एक नेचर के अंदर कौन सब लोग हैं जो मिलकर साथ रहते हैं? So, most likely you see कि many fishes of the same time. अगर आप किसी भी एक हैबिटेट को उठाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम पॉन्ड में ही देखें, पॉन्ड में आप फिशेस को ऑब्जर्व कर सकते हो, तो क्या फिशेस में क्या उस पॉन्ड के अंदर केवल एक ही टाइप की फिशेस देखी जाएंगी? नहीं. मोस्ट लाइकली आप क्या देखोगे कि वहाँ पे बहुत सारी फिशेस हैं जो सेम टाइप की है, ठीक है? लेकिन जो ग्रुप होता है फिशेस का सेम काइंड का जो एक साथ एक पॉन्ड में रहता है, उसे कहते हैं पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फिशेस. सिमिलरली इस तरीके से आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशंस को ऑब्जर्व कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, जो एक साथ मिलकर एक सिंगल हैबिटेट के अंदर रह रहे हैं, राइट? चलें. सो नाउ व्हाट वी अंडरस्टैंड है स्टूडेंट्स कि पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन होता है ग्रुप सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का जो एक हैबिटेट के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पे रह रहा है. अब क्या एक हैबिटेट में केवल एक ही टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक इट वुड हैपन देन? सी, इफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स, अगर सारे ऑर्गेनिजम स्टूडेंट सेम होंगे तो उन सभी की नीड्स भी सेम होंगी फॉर द फूड, वाटर एंड स्पेस, एंड इससे कंपटीशन हो जाएगा वहां पे.
नीड्स को फुलफिल करने वाले रिसोर्सेस का, एंड धीरे धीरे उन रिसोर्सेस की वहां पे शॉर्टेज होने लगेगी. नाउ कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर पॉसिबल इफेक्ट्स? सी, सो इन द प्रीवियस एक्टिविटीज व्हाट यू ऑब्जर्व कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है एक साथ रहते हैं एक हैबिटेट में, एंड एक कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट पॉपुलेशंस होती हैं जो सेम हैबिटेट को शेयर करती हैं. बायोटिक कंपोनेंट्स जो होंगे हैबिटेट के, इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म, दे ऑल टुगेदर मेक अप द कम्युनिटी, एंड ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट करते हैं एंड एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर सर्वाइवल आल्सो. ओके, चलो. नाउ डज एवरी ऑर्गेनिज्म, क्या एक कम्युनिटी के अंदर हर एक ऑर्गेनिज्म मैटर करता है? सो लेट अस एक्सप्लोर द रोल ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन एन कम्युनिटी. तो रिसर्चर्स ने एक स्टडी कैरी आउट करी टू अंडरस्टैंड कि कैसे पॉन्ड्स के अंदर जो फिशेज हैं वो सीड प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करती हैं इन द नियर बाय प्लांट्स. उन्होंने 2 पॉन्ड्स ऑब्जर्व किए. पॉन्ड ए जिसके अंदर फिशेज थी एंड काफी सारे फ्लावरिंग प्लांट्स उसके अराउंड थे, एंड दूसरा पॉन्ड बी जिसमें कोई भी फिशेज नहीं थी एंड बहुत ही फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स नियर बाय उस पॉन्ड के थे. नाउ कंसिडर कि ये जो डिफरेंस है दोनों पॉन्ड्स में किस रीजन की वजह से रहा होगा. आपने क्या करा, आपने कंपेयर किया नंबर ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, बीज एंड बटरफ्लाइज जो दोनों ही पॉन्ड्स के अंदर है. डू यू नोटिस एनी रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ ड्रैगन फ्लाइज एंड द नंबर ऑफ बीज और बटरफ्लाइज? इट वॉज ऑब्जर्व कि पॉन्ड ए जिसमें फिशेस थी उसमें ड्रैगन फ्लाइज कम है एज कम्पेयर टू पॉन्ड बी. नाउ व्हाई इज दिस दो? सी, फिशेस जो है स्टूडेंट वो ड्रैगन फ्लाई के लार्वे को खा जाती हैं, इसीलिए जो पॉन्ड जिसमें फिशेस होंगी उनमें ड्रैगन फ्लाइज बहुत कम होंगी. एंड सिंस क्योंकि ड्रैगन फ्लाइज आपके फ्लाइज के ऊपर फीड करती हैं, फ्लाइज, बीस एंड बटरफ्लाइज के ऊपर, तो वहां पे एक लोअर नंबर ऑफ ड्रैगन फ्लाइज क्या करेंगी, मोर बीज को अलाउ करेंगी. ठीक है, एंड बटरफ्लाइज टू सर्वाइव. सो ये इंसेक्ट्स उसके अलावा क्या करते हैं, सारे इंसेक्ट्स फ्लावर्स को पॉलिनेट करने में हेल्प करते हैं. कैसे? पॉलन्स को ट्रांसफर करके फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, जिससे सीड प्रोडक्शन होता है. इसीलिए जो फ्लावर्स आपको पॉन्ड्स के पास दिख रहे हैं विद फिशेस वो ज्यादा सीड्स प्रोड्यूस करेंगे देन दोज नियर द पॉन्ड्स व्हिच इज विदाउट फिशेस. ओके, नाउ व्हाई, व्हाट डज, अब ये स्टडी से यहाँ पे क्या इंडिकेट हुआ, क्यों, कैसे फिश पॉपुलेशन जो है पॉन्ड के अंदर नियर बाय प्लांट्स की सीड प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस कर रही है. सो स्टूडेंट्स, दिस स्टडी डेमोन्स्ट्रेट कि कैसे बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि फिश, ड्रैगन फ्लाइज, पॉलिनेटर्स, प्लांट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स लाइक टेम्परेचर, वाटर, न्यूट्रिएंट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं. एंड सिमिलरली ह्यूमन एक्टिविटीज जो है लाइक ओवर फिशिंग, ये इस बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकता है. कंसिडर कि कैसे ये चेंजेस लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों ही कंपोनेंट्स को इम्पैक्ट करेंगे ऑफ द हैबिटेट. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स, अब क्या डिफरेंट टाइप्स के इंटरेक्शंस हैं जो ऑर्गेनिजम्स के बीच में होते हैं, उनके सराउंडिंग्स के बीच में होते हैं. सो इन ग्रेड 7 यू लर्न कि प्लांट्स एंड एनिमल्स को एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट की रिक्वायरमेंट है टू ग्रो, राइट. लिविंग ऑर्गेनिज्म या जो बायोटिक कम्युनिटी होती है वो नॉन लिविंग एलिमेंट्स के ऊपर रिलाई करती है, जिसे आप एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हो, फॉर देयर सर्वाइवल. प्लांट्स एंड एनिमल्स भी क्या एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन. सो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं इंटरैक्शन के जो कि बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में होती है. एंड ये दोनों ही टाइप की जो इंटरैक्शन है जो आपको बायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में देखने को मिल रही है, ये एसेंशियल है किसी भी हैबिटेट में सर्वाइवल के लिए. ऑलराइट, चलो. नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट, सी स्टूडेंट्स, वी लर्न कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरैक्शन, डिफरेंट टाइप्स के इंटरैक्शंस जो हैं एक हैबिटेट के अंदर होते हैं. एंड फ्रॉम दिस वी कैन अंडरस्टैंड कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म, एंड जो एबायोटिक कंपोनेंट्स है लाइक एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट एंड टेम्परेचर, किसी भी एक हैबिटेट के अंदर एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं टू फॉर्म एन इकोसिस्टम. एंड एक इकोसिस्टम के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट्स के ऊपर रिलाई करेंगे फॉर द फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन. डिफरेंट कम्युनिटीज जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो भी एबायोटिक कंपोनेंट्स जो है इकोसिस्टम के उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं. सो बेसिकली हमारे नेचर में 2 मेन टाइप्स की इकोसिस्टम है. नंबर 1 इज एक्वेटिक इकोसिस्टम जिसमें आप पॉन्ड, रिवर्स एंड लेक्स को इंक्लूड करोगे. सेकंड इज टेरेस्ट्रियल ecosystem which we include forests, farms, even the large trees like banyan, mango or filcon. So इसीलिए ecosystem can be large also or even small also.
Now student, there is a figure which over here which illustrates an overlap of terrestrial and ecosystem, aquatic ecosystem. So in the figure आप देख सकते हैं एक small river है जो कि अपना पे aquatic ecosystem है. Alongside the mountain, forest, grasslands and farmland जो कि examples हैं terrestrial ecosystem पे. Farmland आपका human made ecosystem है and ये ecosystems एक दूसरे के साथ interact करते हैं at any given point. So the previous activity also shows कि components की importance क्या है and interactions की क्या importance है ecosystem में. For example, sunlight, carbon dioxide, water ये plants के लिए essential है to produce food. Soil एक medium provide करती है, nutrients provide करती है plant growth के लिए. Air oxygen supply करेगी for the respiration in plants and animals. And water necessary है सभी living organisms के लिए. So this demonstrate कि कैसे living organism ecosystem के non-living components के ऊपर dependent है. Similarly, abiotic components भी biotic components के ऊपर dependent होते हैं. For instance, plants oxygen gas release करते हैं during photosynthesis. And इनकी जो roots हैं, वो soil को hold रखती हैं अपनी जगह पर, soil erosion को prevent करती हैं. Plants soil के moisture को retain रखते हैं and atmosphere को cool बनाते हैं. So you can explore and study any ecosystem around you and observe कर सकते हो different types of interactions को which are there between the biotic and abiotic components. Now student, how do plants? अब topic आता है कि plants को अपना food कैसे मिलता है. See, plants produce their own food. We all know कि plants अपना food खुद prepare कर सकते हैं with the help of a process known as photosynthesis. And therefore plants को क्या कहा जाता है? Producers और autotrophs. Right? But वो organisms जो अपना food खुद prepare नहीं कर सकते हैं and other organisms के ऊपर dependent है अपने nourishment के लिए, they are called consumers और heterotrophs. ठीक है? अब वो organisms जो केवल plants के ऊपर rely करते हैं, they are herbivores such as deer and hare. जो animals के ऊपर feed करते हैं वो carnivores होते हैं such as leopards. And जिन organisms के अंदर plants and animals दोनों को ही consume करने की capability है, they are called omnivores, for example, crows, foxes and mice. Okay? Now, who eats who? Students, in the previous activity we learned कि organisms के बीच में feeding relationship भी होता है. Now, how can we connect these relationship within a given ecosystem? आपने example लिया है grassland ecosystem का, and उस grassland के अंदर जो commonly organisms मिलते हैं, that is grass, frog, hare, fox, grasshopper, snake and eagle. So इस figure में आपको दिखाया जा रहा है कि कुछ feeding relationships हैं, showing कि who eats who. And in feeding relationships को अगर आप draw करते हो remaining organisms के लिए by adding arrows similar to those in above figure. Right? So in alongside you can see कि grass को किसने खाया? Hare ने, and hare को खा गया fox. So this represent, यहाँ से एक food chain represent हो रही है grassland ecosystem के अंदर. उसके अलावा there is another possible food chain for the organism, that is what? कि grass को खाया grasshopper ने, फिर grasshopper को frog ने, frog को snake ने, and snake को eagle. तो ये जो feeding relationship है biotic components के अंदर, उसे आप represent कर सकते हो एक linear sequence में. And food chain एक इसी तरीके का simple diagram है जो show करता है कि एक ecosystem में कौन इसको खा लेता है. Alright? चलो. Now see, they have given you over here, यहाँ पे एक figure है जो show कर रहा है crop field को जिसके अंदर millets, mouse and eagle है. तो आपने पहले काउंट करना है नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. एक टेबल क्रिएट करेंगे एंड हर एक ऑर्गेनिज्म के टोटल कितने नंबर प्रेजेंट है यू विल रिकॉर्ड ओवर हियर. फिर इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है जिसमें आप हाईएस्ट नंबर को सबसे पहले प्लेस करेंगे, सॉरी बेस पे प्लेस करेंगे एंड लोवेस्ट वाले को एट द टॉप. माउस, मिलेट एंड ईगल को करेक्ट पोजीशंस में रखा जाएगा. एंड देन व्हाट फिगर डू यू ऑब्टेन? आपको देखेगा इस तरीके से पिरामिड आपको रिजेंबल हो रहा है एंड देन यू विल कंप्लीट दिस पिरामिड. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, ये एक फूड चेन है जो इस पिरामिड के थ्रू रिप्रेजेंट करी जा रही है. एंड इस फूड चेन के अंदर हर एक ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा जिसे हम कहेंगे ट्रॉफिक लेवल. इफ यू टॉक अबाउट प्रोड्यूसर्स, तो प्रोड्यूसर्स जो है यानी कि ग्रीन प्लांट्स आपके सबसे पहले ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं. सेकेंडली हर्बीवोर्स यानी कि हेयर्स एंड डियर, ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे आएंगे. देन स्मॉल कार्निवोर्स लाइक फ्रॉग्स, ये आपके थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं. एंड जो लार्ज कार्निवोर्स हैं लाइक टाइगर्स और वल्चर्स, दे विल बी फाउंड एट द नेक्स्ट ट्रॉफिक level. Now let us trace and link
अब आपने इस फिगर को ऑब्जर्व करना है, देन यू विल ऐड द एरोज टू शो कोई भी अगर मिसिंग फीडिंग रिलेशनशिप है इंडिकेटिंग हु ईट्स हु. सॉरी. नाउ कंसीडर कि हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म, अब आपको कंसीडर करना है कि कितने अदर ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें आप एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के साथ कनेक्ट कर सकते हो फीडिंग रिलेशनशिप्स के थ्रू इन एन इकोसिस्टम. एंड देन लुक एट द फिगर एंड नोटिस कि कैसे डिफरेंट फूड चेन एक इकोसिस्टम में कनेक्टेड होती हैं. क्या ये फूड चेन्स इंटरलिंक्ड हैं? सी मेनी ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि 2 और मोर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के थ्रू खाए जा सकते हैं. इसीलिए एक इकोसिस्टम के अंदर फूड चेन इंटरकनेक्टेड होती है टू फॉर्म अ नेटवर्क जिसे आप कहते हो फूड वेब. सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, परफॉर्म फंक्शंस, डेवलप एंड इवेंचुअली डाई. एंड इनकी पूरी लाइफ साइकिल के दौरान वो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं जिसमें डेड मैटर एंड लेफ्ट ओवर फूड भी इंक्लूडेड है. नाउ व्हाट हैपेंस टू वेस्ट? अभी जो वेस्ट प्रोड्यूस्ड हुआ है, इस वेस्ट के साथ क्या होता है इन द नेचर? सो यू मे हैव नोटिस्ड कि स्मॉल अम्ब्रेला लाइक मशरूम्स जो हैं वो डेड प्लांट से ट्रीज के ऊपर ग्रो करते हैं ड्यूरिंग द रेनी सीजन. सो जैसे मशरूम्स हैं एक टाइप के फंगाई जो डिकेइंग मैटर के ऊपर ग्रो करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज फंगाई एंड बैक्टीरिया वो क्या करते हैं, इन्हीं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को जो कि डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर हैं उन्हें ब्रेक करते हैं इनटू सिंपलर फॉर्म. एंड ये प्रोसेस क्या करता है, सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को वापस रिटर्न कर देता है टू दी सॉइल. ठीक है. यू मे ऑल्सो फाइंड tiny insects like beetles and fly on animal droppings such as elephant dung, because ये क्या करता है, ये डिकम्पोज करते हैं उस वेस्ट को एंड न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करके वापस एनवायरनमेंट में रिटर्न कर देते हैं. इस प्रोसेस को कहा जाता है डिकम्पोजिशन. एंड जो ऑर्गेनिजम्स इस प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स और सेप्रोट्रॉफ्स. प्लांट्स विच ग्रो इन सॉइल है ना, एंड मेनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स दे नीड कम फ्रॉम डिकम्पोजिशन ओनली. इसीलिए डिकम्पोजर्स एक बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने में. एंड इन नेचर में कुछ भी वेस्ट नहीं होता, एवरीथिंग इज रीयूज्ड. ठीक है. बट डज नेचर एवर रियली वेस्ट एनीथिंग? क्या नेचर कभी कोई वेस्ट करता है चीजों को? सो हाउ डज वन चेंज लीड टू अनदर? अब कैसे एक चेंज से दूसरा चेंज आता है? सी लुक एट दिस फिगर. ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि कैसे एक स्मॉल चेंज अदर चेंजेस की सीरीज को ट्रिगर कर सकता है. फॉर इंस्टेंट, अगर बहुत सारे जो प्लांट्स एक पॉन्ड में वो पोल्यूशन की वजह से डाई होना स्टार्ट हो जाए तो लेस ऑक्सीजन वाटर के अंदर प्रोड्यूस होगी जिससे फिश पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाएगी. अब जब फिश का नंबर रिड्यूस होना शुरू होगा तो जो उस पॉन्ड में कंज्यूमर्स हैं वो अफेक्ट होंगे, वाइल जो नंबर ऑफ इंसेक्ट्स हैं वो इंक्रीज होने लगेंगे. अब ये इंसेक्ट्स नियर बाय फार्मलैंड्स में क्या होंगे, स्प्रेड होने लगेंगे, जिससे कि फार्मर्स को अपने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम दीज इंसेक्ट्स ज्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज करना पड़ेगा जो कि फर्दर एनवायरनमेंट को हार्म करेगा. तो ऐसे चेंजेस जो हैं एडिशनल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं. नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन इन नेचर? सी इन द 1980s में इंडिया एक मेजर एक्सपोर्टर था फ्रॉग लेग्स का, पर्टिकुलरली इंडियन बुल फ्रॉग. ठीक है. एंड ये लार्ज स्केल हार्वेस्टिंग की वजह से क्या हुआ, फ्रॉग पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गया. एंड क्योंकि फ्रॉग इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते थे तो उनके रिड्यूस नंबर की वजह से एग्रीकल्चर पेस्ट इंक्रीज होने लगे. एज अ रिजल्ट फार्मर्स को ज्यादा सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स का यूज करना पड़ा जिससे नेगेटिवली एनवायरनमेंट को इफेक्ट हुआ, सॉइल एंड वाटर क्वालिटी खत्म हो गई एंड ओवरऑल ह्यूमन एंड इकोलॉजिकल हेल्थ सब इफेक्ट हुए. सो फर्दर इकोलॉजिकल डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने फ्रॉग लेग्स के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया. सो एक इकोसिस्टम आपका बैलेंस में रहता है जब तक ऑर्गेनिजम्स और उसके उन ऑर्गेनिजम्स के एनवायरनमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है वो स्टेबल पॉपुलेशन मेंटेन रखता है, स्टेबल रिसोर्सेस मेंटेन रखता है. एंड ये बैलेंस डायनेमिक होता है रादर देन फिक्स्ड, चेंज होता रहता है. ठीक है. एंड इसको नेचुरल इवेंट्स से ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू डिस्टर्ब भी हो सकता है. नाउ हाउ डू इंटरेक्शंस, अब कैसे ये जो इंटरेक्शंस हैं वो इकोसिस्टम में बैलेंस मेंटेन रखते हैं? सी इन एडिशन फीडिंग रिलेशनशिप्स के अलावा ऑर्गेनिजम्स जो हैं शेयर्ड रिसोर्सेज के लिए भी कॉम्पीट करते हैं फॉर सच एज फूड, वाटर, स्पेस और सनलाइट. एंड ये कॉम्पिटिशन क्या करता है, पॉपुलेशन को रेगुलेट करता है, पॉपुलेशन साइज को रेगुलेट करता है, बैलेंस जो है मेंटेन रखता है इन दो इकोसिस्टम. विदाउट इट, इसके बिना एक स्पीशीज जो है एक्सेसिवली ग्रो करेगी जिससे एक इम्बैलेंस क्रिएट होगा इन द नेचर. उसके अलावा देयर आर अदर टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन आल्सो एज वेल.
So based on the example, we can observe the following. What? Number one is mutualism. ठीक है, mutualism means what? कि जहाँ पे दोनों organisms को benefit मिलता है, such as honeybees and flowers. Second is commensalism, यानी कि यहाँ पे one organism एक organism को benefit मिलता है, whereas दूसरा organism unaffected रहता है, such as orchids growing on the trees. Third is parasitism, यहाँ पे एक organism को benefit मिलेगा और दूसरे organism को harm होगा, such as ticks on dogs. So ये सभी interactions क्या हैं? इकोसिस्टम के अंदर जो एक इंट्रिकेट वेब है लाइफ का, उसी का पार्ट है. नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स? अब इकोसिस्टम के बेनिफिट्स क्या हैं स्टूडेंट्स? वी हैव ऑलरेडी लर्न कि बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं इकोसिस्टम के, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, वेरियस लाइफ प्रोसेसेस को सपोर्ट करते हैं. ह्यूमंस को भी काफी बेनिफिट मिलता है इकोसिस्टम से. फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट आपको फ्रेश एयर, फर्टाइल सॉइल, फूड, फाइबर, टिम्बर, मेडिसिन्स प्रोवाइड करते हैं. Whereas aquatic ecosystem से आपको water and food मिलता है. So ecosystem उसके अलावा aesthetic and recreational value भी offer करते हैं, जिससे कि हमारी overall well-being and showing कि how closely humans are connected with nature, it gets contributed. But however, overuse और misuse करना जो है natural resource का, वो इस balance को disturb कर सकता है. एक रियल लाइफ एग्जांपल है यहाँ पे थ्रेटन्ड इकोसिस्टम का, दैट इज सुंदरबन. सुंदरबन सबसे लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट रहा है हमारे वर्ल्ड में, एंड ये कहाँ लोकेटेड है? जहाँ पे गंगेज एंड ब्रह्मपुत्र रिवर मीट करती है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. अभी फॉरेस्ट एंड रिवर्स यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो होम है टू अ वाइड वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, जिनमें से काफी सारे अब एंडेंजर्ड है. सुंदरबन्स आपको हेल्प करता है टू प्रोटेक्ट अस बाय रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड वेव्स ड्यूरिंग स्टॉर्म एंड फ्लड्स. एंड जो ट्रीज यहाँ पे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं बाय रिलीजिंग ऑक्सीजन. बट इसके इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करते हुए यूनेस्को ने सुंदरबन को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था 1987 में. ठीक है, एंड डिस्पाइट दिस, इसके बाद सुंदरबन जो है स्टिल क्या कर रहा है? काफी थ्रेट्स को फेस कर रहा है. मैनग्रोव ट्रीज यहाँ पे कट किए जाते हैं फ्यूल, वुड एंड फार्मिंग के लिए. इलीगल हंटिंग होती है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज का ओवर यूज होता है विच इज एंडेजरिंग वाइल्ड लाइफ एंड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द पोल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड अनट्रीटेड सीवेज. ये सारे कॉजेज हैं जिससे वहां पे रिवर्स एंड हैबिटेट को डैमेज हो रहा है. एंड ये ह्यूमन एक्टिविटीज क्या करती हैं? इकोसिस्टम की नेचुरल फंक्शन को डिस्टर्ब कर देती है. उसके अलावा बहुत सारे अदर इकोसिस्टम में अक्रॉस इंडिया जिसमें सिमिलर थ्रेट्स फेस किए जा रहे हैं. Deforestation, overuse of resources, invasive species, unsustainable land use, pollution, ये सभी फॉरेस्ट, रिवर, वेटलैंड्स, कबलैंड्स, ग्रासलैंड, कोस्टल एरियाज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट को डैमेज कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं. नाउ हाउ कैन वी प्रिवेंट? अब हम कैसे फर्दर जो डैमेज हो सकता है फॉरेस्ट, रिवर्स एंड वेटलैंड्स को, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं? कंसिडर द एक्शंस यू एंड योर कम्युनिटी कैन टेक टू प्रोटेक्ट दीज वाइटल इकोसिस्टम्स. सो ह्यूमन मेड इकोसिस्टम, ह्यूमंस ने भी कई आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्रिएट किए हैं, जैसे कि फिश पॉन्ड्स, फार्म्स, पार्क, सो दैट दे कुड मीट देयर नीड्स. एंड जब इन्हें थॉटफुली डिजाइन किया जाता है तो ये इकोसिस्टम पॉल्यूशन रिड्यूस करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं एंड ऑल्सो रिक्रिएशनल स्पेस प्रोवाइड करते हैं फॉर द पीपल. सी स्टूडेंट्स, नेचुरल इकोसिस्टम की तरह ह्यूमन मेड इकोसिस्टम में को रेगुलर केयर एंड मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि नेचुरल इकोसिस्टम में नहीं होती थी. राइट? चलो, हाउ डू हेल्दी इकोसिस्टम, अब कैसे हेल्दी इकोसिस्टम हमारे फार्म्स को सपोर्ट करता है? वी नो फार्मिंग क्या है, मेजर सोर्स है लाइवलीहुड का इन इंडिया, बट ये अनसस्टेनेबल हो जाता है अगर इसे हम एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस के साथ मैनेज नहीं करेंगे. तो ह्यूमंस जो है फार्मिंग को कई थाउजेंड ऑफ ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहे हैं फूड प्रोड्यूस करने के लिए, एंड जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है हमारी जो डिपेंडेंसी है एग्रीकल्चर पे वो भी इंक्रीज हो चुकी है. बिटवीन 1950 एंड 1965 इंडिया में एक फूड शॉर्टेज को फेस किया गया था ड्यू टू लो क्रॉप प्रोडक्शन, एंड देन मिड 20th सेंचुरी तक ट्रैक्टर्स, मशीनरी, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स के यूज की वजह से हमारे देश में फूड प्रोडक्शन बूस्ट हो गया, एंड इसी पीरियड को कहा जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन. हाउएवर, ये जो फार्मिंग मेथड्स हैं इन्हें अब अनसस्टेनेबल कहा जाता है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स, ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड growing only one type of crop
फॉर कमर्शियल पर्पसेस। सो स्टूडेंट्स, अब ये सारी प्रैक्टिसेस कैसे एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ दोनों को इफेक्ट कर रही हैं? एक्चुअल में बहुत सारे साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि पेस्टिसाइड्स का ओवर यूज करना या सेम क्रॉप को रिपीटेडली ग्रो करना सेम लैंड पर, उससे सॉइल डिग्रेड होती है। एंड अगर आप इकोसिस्टम को समझेंगे तो आप ज्यादा बेटर और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सकेंगे। ऑलराइट, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में, एंड ऑल्सो दे हेल्प द कंट्रीज लाइक इंडिया टू अचीव द फूड सिक्योरिटी। बट हाउएवर, अगर इन्हीं केमिकल्स का लॉन्ग टर्म यूज किया जाता है तो इससे एनवायरनमेंट एंड सॉइल दोनों की हेल्थ पर नेगेटिव इंपैक्ट आता है। ठीक है, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का ओवर यूज करने से सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, जिससे बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिक्रीज होने लगेंगे सॉइल के अंदर, एंड जो अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है वो भी, यानी कि ह्यूमस की अमाउंट भी कम हो जाती है सॉइल में, विच विल बाइंड द सॉइल पार्टिकल। अब जब सफिशिएंट ह्यूमस नहीं होगा तो सॉइल ज्यादा वल्नरेबल हो जाएगी, यानी कि बहुत इजीली इरोड हो जाएगी। ठीक, एंड ऑल्सो इट विल रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ नेचुरल प्रेडेटर्स लीडिंग टू एन इंक्रीज इन पेस्ट नंबर्स। इंटेंसिव इरिगेशन, अब जब बहुत ज्यादा इंटेंसिव इरिगेशन होता है, रिपीटेडली प्लोइंग हो रही है, इससे भी वहां पे जो सॉइल ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, सच एज अर्थवॉर्म्स एंड स्नेक, विच आर वाइटल फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। देन सम पेस्ट, कुछ ऐसे पेस्ट हैं जो पेस्टिसाइड्स के लिए रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, जिससे उन्हें कंट्रोल करना हार्ड हो जाता है। ठीक है, एंड अगर आप सेम क्रॉप को रिपीटेडली ग्रो करोगे तो एक प्रैक्टिस है जिसे हम बोलते हैं मोनोकल्चर, वो क्रॉप की डाइवर्सिटी को रिड्यूस कर देती है, एंड उससे पॉलिनेटर्स पे नेगेटिव इंपैक्ट आता है, विच आर एसेंशियल फॉर फूड प्रोडक्शन। सो सस्टेनेबल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए कुछ फार्मर्स जो हैं ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग मेथड्स को टर्न कर रहे हैं, एंड ये अप्रोचेस का एम है कि वो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स के यूज को मिनिमाइज कर सकें while supporting the farming practices that interfere as little as possible with the natural ecosystem. All right? Ciao. That's all for the chapter. It's completed, and I hope that you must have understood about your environment, its various components, and the interaction between those, all of the components. Now let's meet very soon. Till then, take care of yourself, and thanks to everyone.